नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल्स। देखिए, यहाँ पे तालिबान के साथ बातचीत करने की बात की जा रही है। ओवरऑल हम लोग तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। तालिबान अब तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ब्रूटैलिटी के लिए माने जाते हैं, ह्यूमन राइट्स का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे तालिबान के साथ बातचीत करना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। इंडिया में बहुत सारे लोग, जब भारत सरकार तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, भारत सरकार को इमोरल बोल रहे हैं। देखिए, हम भारत सरकार को इमोरल नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो व्यू पॉइंट दिया है ना हैप्पीमैन जैकब साहब ने, बहुत ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। ओवरऑल इनका ये बोलना है कि देखिए, भारत सरकार इतने स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट में मोरालिटी की बात नहीं कर सकता, और इंटरनेशनल रिलेशंस में मोरालिटी आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे, एक कंट्री के पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब साहब ने बताया है कि दुनिया भर में यूएसए गलत करता था और फिर अपने वीक पार्टनर्स के ऊपर मॉरल लेक्चर देता था। तो मॉरल लेक्चर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किस हिसाब से डिसाइड होते हैं और इंडिया को किस हद तक अपने इंटरेस्ट के लिए मॉरलिटी का चोला हटा देना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं हैप्पीमैन जैकब साहब। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको बात करूंगा। फिर नेक्स्ट, द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात हो रही है। अभी सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं वो बड़ी आड़ी टेढ़ी बात करते हैं। हम कास्ट सेंसस कराएंगे, रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, बट ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ने एक बड़ा अच्छा बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिया है। इस व्यू पॉइंट से आपको पता चलेगा कि सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस कराने से ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाएगा। जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया गया है उसमें सेग्रीगेशन किया जा सकता है। तो जो एडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं रिजर्वेशन के अंदर, जैसे ओबीसी के अंदर जो एडवांटेज कम्युनिटीज हैं वो कितनी एडवांटेज हैं, और उनके एडवांटेज को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बाकी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के साथ, इसके बारे में कुछ बड़े अच्छे पॉइंट दिए गए। तो इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में बड़े अच्छे व्यू पॉइंट्स है, थोड़े यूनिक व्यू पॉइंट्स है, इनको मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सैयद शाह गिलानी के बारे में। सैयद शाह गिलानी आप जानते हो, ये कश्मीर का सेपरेटिस्ट लीडर था, प्रो पाकिस्तान बात करता था, भारत सरकार और भारत के अगेंस्ट बात करता था। जब भी भारत सरकार कश्मीर के लोगों से बात करने की कोशिश करती तो गिलानी बीच में खड़ा हो जाता था, एलियनेशन कॉज करता था, ओवरऑल पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा प्रो था। तो ओवरऑल अभी इसकी मौत हुई है। ओवरऑल काफ़ी मौत के ऊपर भी बहुत सारा आप कह सकते हो पॉलिटिक्स हुई है, ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। एक बार इंसान जब खत्म हो जाता है तो फिर वो चला जाता है, उसके बारे में फिर ज़्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बट ओवरऑल कश्मीर की पॉलिटिक्स को इसने किस प्रकार से अफेक्ट किया, और हमारी प्रेजेंट सरकार की कश्मीर की पॉलिटिक्स पहले से कैसे अलग रही है, इन सब चीज़ों के बारे में एक दो व्यू पॉइंट दिए गए हैं। तालिबान के आने से उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में भी एक व्यू पॉइंट है, इसको बात करेंगे। फिर हमारे पैरालंपियंस की काफ़ी तारीफ की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक गेम्स में हमारा पैरालंपियंस की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो उस परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली वन ऑफ द माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंसेज है, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था जितना हमारे पैरालंपियंस हमारे लिए कराए हैं। फिर नेक्स्ट है द जुडिशियल रोल इन इम्प्रूविंग लॉ मेकिंग। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट में अक्सर कर हमने सुना है, अभी रिसेंटली सीजे एनवी रमन्ना साहब ने बोला था कि बिना डिलिबरेशन के ही बिल पास हो जाते हैं। ओवरऑल एक बिल आता है, उसको वॉइस वोट से आप पास कर देते हो। तो कैसे जुडिशरी इस बात को इंश्योर कर सकती है कि हमारे पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल पास हो, जब भी कोई लॉ पास हो, उसके लिए प्रॉपर डिलिबरेशन हो। तो इस रिस्पेक्ट में एक दो व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगला आर्टिकल जर्नलिज्म से रिलेटेड है, मंडे को हमेशा आता है, तो आई डोंट डिस्कस इट। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी बात हम लोग कर चुके हैं, कोई बहुत यूनिक पॉइंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ। तो 5 आर्टिकल्स देखेंगे, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो रंजीता बाक्सला ने हमको ज्वाइन किया। रंजीता का ये सेकेंड मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रंजीता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर विक्रम देका ने हमको ज्वाइन किया है। अनीशा कौशिक ने हमको ज्वाइन किया है। निशा चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है। गगनप्रीत नेहा ने हमको ज्वाइन किया है। वॉरियर 420 ने हमको ज्वाइन किया है। सुकुमार पॉल ने हमको ज्वाइन किया है। नामपा ने हमको ज्वाइन किया है। निरुप्तल नाथ ने हमको ज्वाइन किया, एक सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक निरुप्तल। देन सत्यम पराशर ने हमको ज्वाइन किया। सत्यम पराशर का है फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, और वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक सत्यम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। फिर हेमंत एमपी ने हमको ज्वाइन किया। स्मिता राजन ने हमको ज्वाइन किया। सोनी 107 ने हमको ज्वाइन किया। सोनी 107 का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक सोनी। अनु नरवाल ने हमको ज्वाइन किया, सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अनु। अमृता नायर ने हमको ज्वाइन किया।
आयुष पोडार ने इनको ज्वाइन किया। आयुष पोडार का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सो वेलकम बैक आयुष। सो आयुष पोडार सेकंड मंथ एज ए मेंबर, अमृता नायर, देन अनु नरवाल एंड सोनी 107 सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अनु नरवाल एंड सोनी 107। स्मिता राजन, हेमंत एमपी, देन सत्यम पराशर, स्पेशल थैंक्स टू यू सत्यम, 4 months as a member। निलुप्तल नाथ, सेकंड मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू निलुप्तल। देन नामपा, देन सुकुमार पॉल, देन वॉरियर 420, गगनप्रीत नेहा, निशा चौधरी, अनीशा कौशिक, विक्रम देका एंड रंजीता बाक्सला, second month as a member. I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for joining. Thank you for your consistent support. आप लोगों की मदद से ओवरऑल इस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सस्टेनेबल रहने का एक चांस मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि मेरे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, मैं कभी भी कुछ पेड नहीं करूं, जो कि बार बार बेचने की बात करना अजीब लगता है। ज्वाइन मेंबरशिप में मैं कोई बेचने की बात तो कर नहीं रहा हूँ, एक मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू गाइस। उसके साथ साथ वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डेली की बेसिस पे जो भी मेरे मेंबर्स उनका नाम मैं लेता हूँ। आगे आने वाले समय में उनके लिए वीडियोस भी होंगी, जैसे ये प्रीलिम्स खत्म होता है, जल्दी आ ही गया प्रीलिम्स एकदम सर पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर्स के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन है, चैलेंज से रिलेटेड जो अपडेट है, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो पहला आर्टिकल, रीचिंग आउट टू द अनडिजायरेबल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज अ मॉरली ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस एज द एग्जांपल ऑफ द तालिबान शोज। भाई सीधी बात है, हमारी भारत सरकार के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तालिबान के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। हमारी भारत सरकार ने तालिबान के साथ एक फॉर्मल इंगेजमेंट का चैनल ओपन कर दिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया और तालिबान की डोहा में सीधे सीधे एक मीटिंग हुई, फॉर्मल मीटिंग हुई डोहा में। जो हमारे एम्बेसडर थे वो शेर मोहम्मद स्टेनकजाई से मिले, ओके। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले इंडिया ने कभी तालिबान के साथ बातचीत नहीं की, बहुत लंबे समय से, सेवरल ईयर्स, यहाँ पे हैप्पी मैन जॉकब कह रहे हैं कि सीक्रेट चैनल सेवरल ईयर्स से खुले हुए हैं। जब मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे तालिबान प्रेसिडेंट था, वहाँ पे अनऑफिशियली हमारे 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जाके तालिबान के साथ बातचीत की थी, साइड तो बैठे नहीं होंगे। उसी प्रकार से इस जून में डोहा में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स को बोला गया कि इन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की गई है। तो कुल मिला के अब तालिबान के साथ अफगानिस्तान में इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तालिबान का कैसा बिहेवियर रहा है पहले, उन्होंने कितने ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन किए। रीज़न बीइंग कि बाय ऑल काउंट्स ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनेगी। और ऐसे केसेस में जब चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा प्रो तालिबान हो रही हैं, हमें भी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उनके साथ बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी चैनल्स पॉसिबल हैं उसके थ्रू तालिबान को इस बात के लिए पुश करना कि भाई आप डेमोक्रेसी को लेके आओ, आप लोगों के फेवर में काम करो, आप ओवरऑल, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स की ऊपर ध्यान दीजिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी इन तालिबान को पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 आया था, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट तक नहीं किया, मतलब इसके ऊपर एब्सटेन करके। जबकि बैक एंड चैनल से, रशिया चाइना से इतनी बात हुई, तब भी उन्होंने इसके फेवर में वोट नहीं किया, उसके अगेंस्ट भी वोट नहीं किया, उन लोगों ने अपने वोट को विड्रॉ कर लिया। मतलब वो इतने प्रो तालिबान हो रखे हैं इस समय पे। तो कुल मिला के तालिबान लेड गवर्नमेंट को ये बोलना कि भाई आप टेररिज्म में इन्वॉल्व ना हो, ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करो, ये सब बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे मॉरल एस्पेक्ट्स की। अक्सर कर ओवरऑल तालिबान की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को उठाया जाता है और भारत सरकार को बोला जाता है कि भाई आप कौन से मॉरल बेसिस पे तालिबान से बात कर रहे हो। तो यहाँ पे इसी मॉरल बेसिस को खंगालने की कोशिश की जा रही। हैप्पी मैन जैकब साहब का बोलना है कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में जो मॉरल जजमेंट्स होते हैं ना, इनके प्रमाइसेस ही बहुत अजीब है। एक ताकतवर पावर एक कमज़ोर पावर को इमोरल कह सकती है, रोग स्टेट कह सकती है। जैसे कि अक्सर कर यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ को, वेनेजुला को, क्यूबा को, ईरान को रोग स्टेट कहा है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स को नहीं मानते। बट यूएसए कितना इंटरनेशनल ऑर्डर को मानता है, ये हम डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में देख चुके हैं। तो कुल मिला के ये जो मॉरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इनको कौन पुटअप करता है? इनको एक प्रिविलेज्ड पर्सन अनप्रिविलेज्ड पर्सन के अगेंस्ट पुटअप करता है। तो यूएसए, जो कि दुनिया का बाप बना बैठा है, मिलिट्रीली इतना स्ट्रांग देश है, वो अक्सर कर कमजोर देश के अगेंस्ट मॉरल लेक्चर देता फिरता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मॉरल चीज़ों का लेक्चर है ना, मतलब मॉरली इंगेज करने वाली जो बात है ना, उसमें हमको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आप क्या कह सकते हो कि सच में कौन मॉरल है। यहाँ पे पावर इक्वेशंस को भी देखा जाता है। जो कंट्री ज़्यादा पावरफुल है वो अपने हिसाब से मॉरलिटी के पैरामीटर्स को स्थापित करती घूमती है।
तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद ये बोल रही कि इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया को किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो अब बात आई इंडिया के तालिबान के साथ एंगेज करने की। नो डाउट तालिबान का एक बहुत गंदा रिकॉर्ड है, टेररिस्ट वायलेंस उन्होंने किया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है। जब IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी तो उस समय पे तालिबान ने मदद की थी हाईजैकर्स को, पाकिस्तान फैसिलिटेटेड था। तो नो डाउट ओवरऑल ये जो तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आप कह लीजिए कि की पूरी सरकार बनाएंगे, ये मॉरली करेक्ट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके साथ इंगेज नहीं करना है। समझिए बात को, ओवरऑल जब चीज़ें इतनी स्ट्रैटेजिकली हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, हमारे फेवर में नहीं है, तो वहाँ पे एंगेज करके उनको अपने फेवर में लेके आना, और उसके लिए मॉरलिटी का चोला छोड़ना भी पड़ जाए तो भी चलेगा। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन ओवरऑल जिस प्रोसीजर से हमको तालिबान के रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना है, अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में तालिबान के रिकॉग्नाइजेशन की बातचीत चल रही है, यूरोप USA जैसे देश बातचीत कर रहे हैं तालिबान को रिकॉग्निशन देना है कि नहीं देना है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इंडिया को ओपनली इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा हैप्पीमैन जैकब साहब बोल रहे हैं। इंडिया क्या है, शांत बैठा है, एक वेटिंग गेम खेल रहा है, थोड़ी मोड़ी बातचीत करता है, क्लियरली अपने स्टैंड को पुट फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। हैप्पीमैन जैकब साहब का कहना है कि इंडिया को क्लियरली अपने स्टैंड को पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, वो एक अलग बात है। स्टेट सोशलाइजेशन की तरफ लेके आना तालिबान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये बताई गई है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के साथ टैकल करने के 3 तरीके होते हैं। खासकर तालिबान जैसे जो स्टेट्स हैं, क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इनके साथ टैकल करने के 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, और खासकर ये 3 तरीके तालिबान के कंटेक्स्ट में बताए गए हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप मिलिटरीली तालिबान से लड़ते रहो, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि चलो ठीक है, आप मिलिटरीली तालिबान से नहीं लड़ रहे हो, अब आप तालिबान रूल अफगानिस्तान को आइसोलेट करो, उनके ऊपर खूब सारे सैंक्शंस लगाओ, और तीसरा उनके साथ इंगेज करो, सोशलाइज करो। अब पहला मिलिटरीली लड़ने वाला तरीका, इतने लंबे समय से US और NATO फोर्सेस तालिबान के साथ मिलिटरीली लड़ रही हैं, एंड में उनको अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया। क्योंकि अब US फोर्सेस के सोल्जर्स लड़ेंगे तो US सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, US के लोगों का। अफगानिस्तान में वैसे भी आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, तो तालिबान के ये जो लड़ाके हैं ये लड़ते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बतेरे और आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो मिलिट्री सॉल्यूशन तो तालिबान का चल नहीं पाया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि आप तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को आइसोलेट करो, उसके ऊपर सैंक्शन डालने की कोशिश करो। अब ये जो आइसोलेट करने वाली स्ट्रैटेजी है, ये USA बहुत सी कंट्रीज के साथ लगा चुका है। नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट लगा चुका है, वेनेजुला के अगेंस्ट लगा चुका है, ईरान के अगेंस्ट लगा चुका है। क्या आज तक वेनेजुला, ईरान और नॉर्थ कोरिया को झुका पाया USA? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ईरान के समय ऊपर कितने समय से सैंक्शंस लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुला, इनकी इकोनॉमी इन सैंक्शंस की वजह से बढ़ नहीं पा रही है, बट उसके बाद भी ये कंट्रीज झुकी नहीं है USA के सामने। तो आइसोलेट करके और सैंक्शन करके भी कुछ नहीं होने वाला है। तो तीसरा क्या ऑप्शन होता है, इंगेज करो इन देशों के साथ और इनके साथ सोशलाइज करो। इंगेज करो मतलब उनके साथ बातचीत करो, सोशलाइज करो। अभी सोशलाइज करना क्या होता है, मान लीजिए आप एक सोसाइटी के पार्ट हो, अब उस सोसाइटी में आप मिले, 2-3 और फैमिलीज मिली, 3-4 और लोग मिले, तो उसमें अगर कोई बेकार फैमिली होगी ना, तो वो फिर भी दूसरों के हिसाब से थोड़ा होने की कोशिश करेगी, अपने तौर तरीके को, अपने गलत तौर तरीके को थोड़ा बदलने की कोशिश करेगी उस पूरी सोसाइटी में लेजिटिमेसी पाने के लिए। सेम गोस फॉर तालिबान। तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी गंदा हो, अगर उसके साथ सोशलाइज किया जाएगा तो वो भी मजबूर हो जाएगा थोड़ा बहुत अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सही करने के लिए, थोड़ा बहुत अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को सही करने के लिए, लेजिटिमेसी पाने के लिए, अपने आप को ओवरऑल इस इन्वायरमेंट में इफेक्टिव दिखाने के लिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज, डेमोक्रेसीज और इंडिया जैसी कंट्रीज अगर तालिबान के साथ इंगेज करती हैं तो कल की डेट में तालिबान भी सोशलाइज होकर अपने एक्सट्रीमिस्ट स्टांस को छोड़ सकता है। और रही बात डेमोक्रेसी ना होने की, तो UAE की बात कर लीजिए, सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, ये कंट्रीज भी डेमोक्रेसी नहीं है, बट फिर भी वहाँ के लोग ठीक ठाक है और उनके साथ सारी कंट्रीज इंगेज कर रही हैं। तो कुछ इस प्रकार का अफगानिस्तान में भी हो सकता है, भले वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी ना मिले, बट फिर भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ राइट्स वुमेन को, ठीक ठाक तरीके से लोगों की जिंदगी चल रही है। आप देखिए सऊदी अरेबिया में और UAE में जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा है। वो अलग बात है उनको फ्रीडम कितनी दी जाती है, बट लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत है। तो कुछ इस प्रकार से अफगानिस्तान में भी लेके आया जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान एकदम ही बर्बाद हो रखा है, तो इसको बर्बादी से निकालने के लिए यही डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जैकब के सामने के साथ कि हैप्पीमैन जैकब साहब कह रहे हैं कि भाई तालिबान के साथ अब इंगेज कैसे करोगे, तो इनके साथ इंगेज करो, इनके साथ सोशलाइज करो। और रही बात इंडिया के मॉरल होने की, तो यहाँ पे साफ साफ हैप्पीमैन जैकब साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास जियो पॉलिटिकल चॉइसेस ज़्यादा है नहीं, हम डेंजरस और दुश्मन कंट्रीज के साथ घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, तो इसीलिए मॉरली परफेक्ट चॉइस हम ले नहीं सकते। बेटर यही है कि
कि हम तालिबान जैसी एंटिटी के साथ एंगेज करें, मॉरल स्टांस का चोला हटा दें, क्योंकि मॉरलिटी के चक्कर में रहेंगे तो पाकिस्तान जैसी और चाइना जैसी कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ कोलिड करके एंटी इंडिया काम करेंगी। और ये बताया है कि पास्ट में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मॉरली इनकरेक्ट प्लेयर्स के साथ बातचीत की कंट्री ने। जैसे ब्रिटेन ने बात की थी आयरिश रिपब्लिक आर्मी के साथ। आयरिश रिपब्लिक आर्मी अक्सर कर ब्रिटेन की आर्मी के ऊपर अटैक करवाती थी। फिर आप देखो कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने बास्क होमलैंड के साथ और फ्रीडम मूवमेंट के साथ बात की। श्रीलंका की सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के साथ बात की। तो मतलब ओवरऑल इमोरल फैक्शन से आपको बात करनी पड़ेगी अगर आपको समथिंग गुड निकालना है उनकी एक्टिविटीज में से। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल थोड़ा बहुत यूजफुल लगाओ, थोड़ा बहुत रेलिवेंट लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टम। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस बिकम्स अ नेसेसरी प्री कंडीशन टू इनिशिएट एनी मीनिंगफुल रिफॉर्म। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो अभी के डेट में ओवरऑल इलेक्शन के माहौल में ये जो बीजेपी पार्टी और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये अलग अलग जगहों पे होर्डिंग लगाती है कि भाई देखिए हमने नेशनल एलिजिबिलिटी कमेंट टेस्ट में बैकवर्ड क्लासेस के कोटे को लागू कर दिया। मतलब आपको रिसेंटली मैंने न्यूज़ में बताया भी था कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट वाली सीटें होती हैं उस स्टेट गवर्नमेंट की सीटों में 85% स्टेट का कोटा होता है, 85% 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। इस 15% ऑल इंडिया कोटे में पहले ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था, अब उसमें ओबीसी रिजर्वेशन भी ले आए हैं और उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन भी ले आए हैं। तो इसी चीज़ को मोदी सरकार हर जगह दिखा के बोल रही है देखिए हमने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है। अब वो रेवोल्यूशनरी स्टेप है या नहीं है वो सबके हिसाब से अलग है। ईडब्ल्यूएस कोटे के अगेंस्ट तो भाई अब कोर्ट में पिटीशन भी फाइल हो गई है। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जब बात होती है ना तो सबके अपने अपने व्यू पॉइंट मिल जाते हैं। जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो डिफेंड करते हैं, जिनको नहीं मिला वो अपोज करते हैं। वो खैर बेसिक ह्यूमन नेचर है। आपके पास अगर कोई फायदा है आप उसको अपने पास रखने की कोशिश करोगे, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, वो एक अलग चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजर्वेशन से सच में डिसेबिलिटीज का रिमूवल हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहे हैं। बाय द वे इसके आर्टिकल की ऑथर है सुप्रिया रंजन, पीएचडी कैंडिडेट है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 2 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। तो इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि आपने रिजर्वेशन तो दे दिया लोगों को, तो गवर्नमेंटल जॉब्स में रिजर्वेशन है, यूनिवर्सिटी की सीट्स में रिजर्वेशन है, चलिए अच्छी बात है। बट इन रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ने किस हद तक मार्जिनलाइज लोगों को हेल्प की है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ कि जनरल कोटी को आपने एक्सक्लूड कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ कि ओबीसी कोटे के अंदर किस हद तक रिजर्वेशन का बेनिफिट्स गया है अलग अलग सब कास्ट को। अदर बैकवर्ड क्लासेस में कोई एक कास्ट नहीं है, बहुत सारी अलग अलग कास्ट है, हजारों कास्ट है। अब इसके ऊपर एक जी रोहिणी कमीशन बनाया गया था और जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ऑन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ये देखिए क्या बोलती है। इनके पिछले 5 साल का डाटा ये बताता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करो या ओबीसी एडमिशंस की बात करो इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल ओबीसी कोटा बेनिफिट का 97% फायदा ओबीसी की केवल 25% कास्ट ने उठाया। तो अगर 100% के हिसाब से होता है 100 कास्ट है ओबीसी में, तो 25 कास्ट 97% ओबीसी कोटा बेनिफिट ले गए। और लगभग 983 ओबीसी कम्युनिटीज जो कि टोटल ओबीसी कम्युनिटी का 37% है, इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस में। मतलब कि ओबीसी कोटे के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिसको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। अब मान लीजिए ओबीसी कोटे को 27% का रिजर्वेशन है ही। अभी मान लो ओबीसी कोटे के अंदर 1000 अलग अलग सब कास्ट आती हैं, तो इन 1000 अलग अलग सब कास्ट के अंदर ये जो रिजर्वेशन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा लॉजिक बोलता है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। 25% ओबीसी कम्युनिटीज 97% कोटे का फायदा उठाती हैं, 37% ओबीसी कम्युनिटीज को किसी भी प्रकार का कोटे का फायदा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ओबीसी के अंदर काफी इनइक्वालिटी है। यहाँ पे जनरल की बात नहीं हो रही, जनरल वर्सेस ओबीसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन अगर आप करोगे तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज आपको ओबीसी के अंदर मिल जाएंगी जो कि इस कैटेगरी का, इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाती हैं। ज्यादातर फायदे कुछ स्पेसिफिक कास्ट उठा ले जाती हैं। तो क्या वो स्पेसिफिक कास्ट जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है, क्या वो बाकी कास्ट के रिस्पेक्ट में एडवांटेजेस नहीं हो गई? तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर कुछ कास्ट हैं जो कि रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठा रही हैं और कुछ कास्ट हैं जो कि कम फायदा उठा पा रही हैं। तो जो ज्यादा फायदा उठा रही हैं वो डेफिनेटली कम फायदा उठाने वालों के रिस्पेक्ट में ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में।
और इस पर्टिकुलर एनोमली को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। मतलब ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन के अंदर अलग अलग सब कास्ट को कितने कितने कोटे की जरूरत है, इस बात को यहाँ पे सेग्रीगेट करने की जरूरत है। और अगर आपको ये सेग्रीगेट करना है तो आपको पहले इन कास्ट्स की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा, और दैट इज वाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन में कौन सी कास्ट कितने फायदे में है और कौन सी कास्ट कितने घाटे में है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो वो ज़्यादा जानकारी हम कैसे लेके आएंगे? वो ज़्यादा जानकारी हम लोग लेके आएंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस पे। आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ दोज ये मतलब एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे रिजर्वेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। अभी के लिए क्या है कि जब भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात होती है ना, एक तो हमारे पॉलिटिशियंस माशाल्लाह है, हमारे पॉलिटिशियंस जब भी किसी भी चीज को दिखाते हैं ना, वो पता है कैसे दिखाते हैं? अब इलेक्शन का माहौल आने वाला है, तो इलेक्शन के माहौल में पोलराइजेशन बहुत मदद करता है। तो रिजर्वेशन के नाम पे सोसाइटी बांट दो। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि भाई जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलने लगेंगे कि देखो हम तुमको कोटा देंगे, देखो हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाएंगे, अब कोटा की लिमिट बढ़नी चाहिए, केवल 27% कोटा क्यों मिले ओबीसी को, केवल 15% एससी को क्यों मिले, 7.5% एसटी को क्यों मिले, इसको बढ़ना चाहिए, हम इसको बढ़वाएंगे। क्यों कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि उनको इलेक्शन में वोट चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है कि इन कम्युनिटी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके चलते जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो बड़बड़ा जाते हैं कि भाई रिजर्वेशन बढ़ने वाला है, हम तो फंस जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर आपस में बहस होने लगती है, कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे को गरियाने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, अरे तुमको तो कोटा मिला है, तुम बोलोगे हम तो डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके की बहुत सारी बात होने लगती है। लेकिन समझने की जरूरत यहाँ पे यह है कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसका केवल ये लॉजिक नहीं है कि ये ओवरऑल रिजर्वेशन को बढ़ा देगा। इसका लॉजिक ये भी है कि ओबीसी कोटे के अंदर सब कैटेगराइजेशन कैसे करना है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में एससी एसटी कोटे के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन की बात होने लगे। सब कैटेगराइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन कोटा के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज को कितना एडवांटेज मिल रहा है और कितना एडवांटेज नहीं मिल रहा है, इस बात को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि हमारे देश में जो कैटेगराइजेशन होगा उसको ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो फ्रैगमेंटेशन के फॉर्म में सामने लेके आएंगे, सोसाइटी को बांटने के फॉर्म में सामने लेके आएंगे। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का फिनोमिना है, ये सोसाइटी को बांटे ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बताए यहाँ पे ऑथर ने। पहला स्टेप, वी अर्जेंटली नीड टू डेवलप अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एक्शंस दैट कैन बी टेलर्ड टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो भैया पहले तो आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाओ, उसके बेसिस पे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करो, उनके कंटेक्स्ट को स्पेसिफाई करो, और उसके बेसिस पे डिसीजन लो, पॉलिसी बेस्ड ऑप्शंस लो कि हाँ भाई इस कम्युनिटी के लिए हमको ये करना है, इसके लिए हमको ये करना है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम इंडिया में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जैसा ग्रुप लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रकार का जो ग्रुप है वो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहा है और यूके में काम कर रहा है। ये क्या करेगा? एक डेप्रीवेशन इंडेक्स बनाएगा। तो अलग अलग कम्युनिटीज का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो डाटा को कोरिलेट करके एक डेप्रीवेशन इंडेक्स बनाएगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सी कास्ट में, किस जेंडर, किस रिलीजन में लोग कितना डिप्राइव्ड है, और उसके बेसिस पे उनके डेप्रीवेशन के लेवल को हम एसेस करके उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं। फिर ओवरऑल एम्प्लॉयर्स की परफॉर्मेंस के लिए एक ऑडिट किया जाएगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे एक ऑडिट किया जाएगा, और उसके बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस लाई जा सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेके आया जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये सब चीज़ें काफ़ी सिंपल कर देंगी। तो इस प्रकार के बड़े स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पे एडवाइसेस दे रखे हैं। अब किस हद तक ये एडवाइसेस भाई इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। असल में अगर आप बात करो तो इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको डेप्रीवेशन इंडेक्स लेके आना है, एरिया वाइज कास्ट, जेंडर, रिलीजन के हिसाब से लोगों के हालात के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो करवाना ही पड़ेगा। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको बिना करवाए आप चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन पे 2008 में। इसने उस समय पे यही बोल दिया था कि भाई एक सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेंसस होना चाहिए और उसके बेसिस पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाना चाहिए, ऐसा अपनी रिपोर्ट में बोला था इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट कमेटी ने। जो रिपोर्ट इसने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को सबमिट की थी, बट उसके बाद से इसकी रिपोर्ट के ऊपर कोई भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया।
क्योंकि पता है क्या है, इस प्रकार के एक्शंस लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए कि इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन का मुद्दा उठाओ और ओवरऑल वोट बटोरो। और बच्चे तो बेवकूफ़ हैं ही, लोग तो बेवकूफ़ हैं ही, ठीक है ना। जिसको ये पॉलिटिशियन पार्टीज बोलेंगे कि हम तुमको रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो खुश हो जाएंगे, वाह हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है वो चिल्लाने लगेंगे, पोलराइज हो जाएगी सोसाइटी, एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे, इलेक्शन में जाके आप बड़े इंटेंस इमोशन के साथ वोट दोगे और ये पॉलिटिशियंस अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। यही होता है हमेशा से, ये कुछ नया नहीं है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। इंडिया मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल डायलॉग टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। यहाँ पे सैयद अली शाह गिलानी की बात हो रही, इस्लामिस्ट था ये, कश्मीरी नेशनलिस्ट कम था। कुल मिला के मतलब धर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, कश्मीर के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचता नहीं था। 92 ईयर्स की एज में इसकी मृत्यु हो गई है। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को लीड करता था ये, प्रो पाकिस्तानी स्ट्रीम ऑफ कश्मीरी सेपरेटिज्म था। मतलब एक ऐसा स्टांस जो कि पाकिस्तान के फेवर में ज़्यादा था, इंडिया के फेवर में अगेंस्ट था। अक्सर कर इस गिलानी ने पाकिस्तान ये कश्मीर वैली में आर्म्ड रेबेलियन करवाए हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि इसने जो मिलिटेंट्स है उसको भी सपोर्ट दिया है। ओवरऑल न्यू दिल्ली और कश्मीरी सेपरेटिस्ट के बीच में कोई भी अगर पोटेंशियल डायलॉग के चांसेस थे, उसको यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की है गिलानी ने। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर एक सेटलमेंट हो भी रहा था परवेज मुशर्रफ के अंदर, बट वहाँ पे गिलानी ने ज़बरदस्ती की उंगली कर दी और ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे रोक दी गई। अब खास बात यहाँ पे ये है कि जो कश्मीर के लोग हैं ना, वो भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस गिलानी टाइप की पॉलिटिक्स से। जब ये गिलानी की यहाँ पे मौत हुई तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे लोग कश्मीर से आए हों इसकी मौत पे शोक मनाने के लिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। क्योंकि जो रिलेंटलेस साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था कि प्रो पाकिस्तानी स्टांस था, अक्सर का मिलिटेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से भाई कश्मीर के लोग भी परेशान हो गए। तो गिलानी की जो इमेज थी वो कश्मीर में बहुत बढ़िया नहीं थी। और ओवरऑल भारत सरकार ने भी एक अलग ही रुख अपना लिया। जब से पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ, भारत सरकार ने भी बोला कि यार बहुत हो गया अब, ठीक है ना। क्योंकि भारत सरकार बहुत लंबे समय से कश्मीर के अंदर शांति लाने की कोशिश कर रही है, सोच रही है कि आर्टिकल 370 के बेसिस पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन रह रहे कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो भारत सरकार की बेहती हो गई, उन्होंने बोला बहुत हो गया। अगस्त 2019 में ये आर्टिकल 370 को इनएक्टिवेट कर दिया गया, 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया और ओवरऑल बोला गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में स्टेट का जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था ये हटा दिया गया। और अब तो ओवरऑल यहाँ पे जो मोदी जी की सरकार है, वो जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ तो कोई निगेशन वैसे नहीं कर रही। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जेएंडके की, उनके साथ भी कोई निगोसिएशन नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक मुद्दा बना के बैठी हैं कि पहले आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ। अब आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये स्टैंस छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज यही लेके बैठी हुई हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी ज़्यादा इनसे कुछ बातचीत कर नहीं पा रही है। ऊपर से पाकिस्तान इसका मुद्दा उठाता रहता है पूरी दुनिया भर में। अब इन सब चीज़ के बीच में ये अफगानिस्तान का फियास्को हो गया, तालिबान पावर में आ गया। तालिबान ने उल्टा यहाँ पे बोल दिया है कि भाई हम कश्मीर के मुस्लिम्स की वॉइस को ऊपर उठाएंगे। अब ये कितना ऊपर उठाएंगे आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो ग्लोबल इस्लामिस्ट हैं, यूएस फोर्सेस के हारने से बड़ा खुश हैं, तो आगे आने वाले समय में कश्मीर के मुद्दे को लेकर थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो सकती है। कल की डेट में ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान काबुल के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के ओवरऑल कश्मीर में कुछ अटैक्स करवा दे। भारत सरकार थोड़ा कश्मीर में सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड में, ओके, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से इसको यूनियन टेरिटरी बना चुके हैं, आगे आने वाले समय में हो सकता है इसको फुल स्टेटहुड दे दें। लेकिन ये फुल स्टेटहुड आर्टिकल 370 वाला स्टेटहुड नहीं होगा। जिस प्रकार से बिहार है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, बाकी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, उस प्रकार से आपका जेएंडके होगा। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। अभी जून में मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक डायलॉग किया। उस समय पे मोदी जी ने इन पॉलिटिकल पार्टीज की बातों को सुनने की कोशिश की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही कि हमारी डिमांड नहीं मानी जा रही। अब तुम्हारी डिमांड ये होगी कि पूरा का पूरा कश्मीर में 370 वापस लेके आओ, तो 370 तो ना वापस ले आएगी सरकार। उसमें से भी कुछ लीडर्स यहाँ पे भाषण देते हैं और भाषण में बोलते हैं कि तालिबान से सीखना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जिस प्रकार से ये तालिबान ने कॉलोनाइजर्स को भगा दिया, कश्मीर वाले भी भगा देंगे। तो ऐसी बातें करते हैं इनके पॉलिटिकल पार्टी, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि उनके लीडर्स। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो गिलानी की डेथ है, इसने सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के स्टेज को साइड किया। अच्छा, सेपरेटिस्ट की जो औकात थी ना कश्मीर के अंदर, उसको वैसे ही हमारे ये जो प्रेजेंट सरकार है उसने खत्म कर दिया था।
प्रेजेंट सरकार ने एक सिंपल लॉजिक बना दिया था कि वो किसी भी सेपरेटिस्ट कश्मीरी आउटफिट या ग्रुप के साथ बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी सेपरेटिस्ट लीडर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जानी बंद कर दी गई। और जब से ओवरऑल ये आपका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को अलग किया गया, तब से तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की भी ज़्यादा नहीं सुनी। और यहाँ पे सरकार सीधे सीधे कश्मीर के लोगों के साथ इंगेज करके उनको मिलाने की कोशिश कर रही है, ना कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं, ये तो केवल अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। और इनकी सियासी रोटी इसी बात पे सिकेगी कि कश्मीर में सेपरेटिज्म हमेशा बना रहे, कश्मीर में मिलिटेंसी हमेशा बना रहे, कश्मीर में जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को पूरे देश से सेग्रीगेटेड फील करते रहे। क्योंकि कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तब तक नहीं चलेंगी जब तक ये लोग अपने आप को सेग्रीगेटेड फील नहीं करेंगे। कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, देखो ये इंडिया वाले आके हमारी आइडेंटिटी छीन लेना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी आइडेंटिटी को बचा के रखेंगे। तो इस प्रकार के नोशंस रहेंगे तो हमेशा कश्मीर में सेपरेटिज्म रहेगा, कभी भी कश्मीर के लोग भारत के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के नोशंस को हटाने के लिए ये जो फ्रैक्शियस पॉलिसी करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको शांत करना जरूरी है, और वही बीजेपी सरकार ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू मेटल। भाई हमारे पैरालंपियंस ने जबरदस्त मेटल दिखाया यहाँ पे। ओके, ओवरऑल अगर आप जो कुछ भी इस बार ओलंपिक्स में हुआ उसकी बात करो, जबरदस्त 15 दिन रहे हैं। ओलंपिक्स के बाद जो पैरालंपिक्स हुआ है, हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स हैं, इन्होंने तो यहाँ पे बवाल ही मचा दिया। आप कहिए तो ये डिसेबल्ड पर्सन्स हमारे देश के 2.2% आबादी है, और ओवरऑल इंडिया ने 24वां खत्म किया है इस पैरालंपिक्स की टेबल में। 19 मेडल्स जीते हैं हम लोगों ने। सबसे जो प्रीवियस बेस्ट था वो 2016 रियो डी जेनेरियो का एडिशन था, जहां पे हमारे पैरालंपियंस ने 4 मेडल जीते थे, और अब 19 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। अब तक की पैरालंपिक्स की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, जबरदस्त परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा रेवोल्यूशन है। इस बार की ओलंपिक की परफॉर्मेंस को एक बार को रेवोल्यूशन ना भी बोला जाए, पैरालंपिक्स की परफॉर्मेंस को आप रेवोल्यूशन, मतलब आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन बोल सकते हो। एक ऐसा देश जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करके तुम सब कुछ कर लोगे, खेल कूद के तुम क्या करोगे, बेकार हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इन डिफरेंटली एबल्ड ने दिखाया है कि ओवरऑल सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ये जो सोसाइटी में एक्सेसिवली पढ़ाई की तरफ लोगों का झुकाव है, इसको हटाने की ज़रूरत है। लोगों का झुकाव स्पोर्ट्स की तरफ लाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और डिसेबल्ड पर्सन्स की काबिलियत यहाँ पे इसलिए भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनका अचीवमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप हमारे देश की अर्बन बिल्डिंग्स का एक सिंपल ऑडिट भी करवाओगे ना, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अवेलेबल नहीं है इन बिल्डिंग्स में। ओके, ये कोई भी एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है देश के अंदर जो कि कंप्लीटली एक्सेसिबल हो डिफरेंटली एबल्ड को। ओके, हर बिल्डिंग में डिफरेंटली एबल्ड के लिए कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, ठीक है ना। ओवरऑल डिफरेंटली एबल्ड के लिए बिल्डिंग में प्रॉपर एक्सेस भी नहीं है। तो ये जो इंडियन पैरालंपिक कंटिजेंट ने इतनी मुसीबतों के बाद भी अचीव किया है, दिस इज माइंड बॉगलिंग। ओके, घंटों तक ग्राउंड्स में प्रैक्टिस करना, जिम्स के अंदर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये जो एथलीट्स हैं, बड़ी दुखद सिचुएशन से जूझ के सामने आए, किसी एक्सीडेंट में ये आप कह सकते हो डिसेबल्ड हो गए, या पोलियो से हो गए, या जेनेटिक इश्यूज हैं, और उसके बावजूद भी वो यहाँ पे आए और उन्होंने परफॉर्म किया। एथलेटिक्स की बात करें, जेवलिन थ्रोवर्स ने यहाँ पे मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल ने सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर, मनीष नरवाल, अवानी लखेरा। ओके, एक 19 साल ईयर ओल्ड शूटर ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है यहाँ पे। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। ओके, और हमें अपने कोच की भी हेल्प करनी चाहिए। ये जो कोचेस थे जिन्होंने ओलंपिक्स की टीम को और पैरालंपिक्स की टीम को यहाँ पे कोच किया है, भाई उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। पहला मेडल 1972 में आया था पैरालंपिक्स का, तब से लेके अब तक पैरालंपिक्स में इंडिया की प्रेजेंस बहुत नॉमिनल रही है। इस बार इंडिया की प्रेजेंस रेवोल्यूशनरी बेसिस पे ऊपर उठी और इसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब यहाँ पे इन पैरालंपियंस को काफ़ी सारे कैश अवार्ड वगैरह बांटे जा रहे हैं, अच्छी बात भी है, बांटने चाहिए। बट ओवरऑल यहाँ पे खर्चा हमें एक और चीज़ पे करना है, हमें खर्चा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिफरेंटली एबल्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर स्केल पे इंडिया में बनाया जाना चाहिए, ताकि इन डिफरेंटली एबल्ड को आगे आने का वाला मौका मिले। क्योंकि अगर ये डिफरेंट आगे आएंगे, समझिए एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ इतना डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना, वो बाकी लोगों की तरह जिंदगी भी नहीं काट पा रहा, उसके अंदर जो जील होगी ना एक्सेस करने की, वो बहुत बड़ी होती है, और यही जील इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आ रही है। समझिए हम सब लोग जो हैं, ठीक है ना, मेरे आपके जैसे लोग जिनका सब कुछ ठीक है, हाथ पांव भगवान की दया से काम कर रहे हैं अच्छे से,
तो हम लोग के पास भगवान ने सब कुछ दे दिया, तो हम इस चीज की वैल्यू कभी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि एक डिसेबल्ड पर्सन से अगर आप बात करोगे ना, उसके पास जिस चीज की कमी है, किसी के पास लिम्ब नहीं है, किसी के पास आंख की वो है, मतलब आंख की हाईसाइट अच्छी नहीं, तो ऐसे लोग इतने ज्यादा डिसएडवांटेज कंडीशन में, उनसे पूछिए कि उनका दर्द क्या है। ओके, तो उनके अंदर एक जील है अपने आप को प्रूव करने की, और ये जील इस बार देखी है। हमें बस उनको चांस देना है कि वो अपनी स्किल्स को होन कर सकें और आगे आने वाले समय में भारत का नाम ऐसे ही रोशन करें। अपने आखिरी आर्टिकल चलते हैं। द जुडिशियल रोल इन इंप्रूविंग लॉ मेकिंग, रश्ड लॉज, री एंटरिंग पार्लियामेंट, रबर स्टैम्प, सैक्रिफाइस कोर आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। भैया सीधी बात है, इंडिपेंडेंस डे पे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने बोला कि हमारे पार्लियामेंट में जो भी नियम कानून पास होते हैं, जो भी बिल्स पास होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रॉपर बहस ही नहीं होती। बिल आता है, वॉइस वोट से पास हो जाता है। डिलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? डिलिब्रेशन। जो भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज डिलिब्रेशन करना। लेकिन भैया एक बहुत छोटे नोटिस पे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, गैजेट में पब्लिश होता है, और भैया वॉइस वोट से इसको पास करा दिया जाता है, ना ही उसके ऊपर कोई डिलिब्रेशन होता, तुरंत वो पास हो जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज को भी बिल अब कम रेफर हो रहे हैं। पहले क्या था कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हुआ करती थी, इनको बहुत सारे बिल्स रेफर हो जाया करते थे। इन बिल्स के हर प्रोविजन के ऊपर इन स्टैंडिंग कमिटीज में बातचीत हुआ करती थी। अब वो भी कम हो रहा है, स्टैंडिंग कमिटीज के पास बिल रेफर नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो डिलिब्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है, और इस डिलिब्रेशन के प्रोसेस को बढ़ाने की जरूरत है। लॉ मेकिंग यहाँ पे बहुत रस्ट है, बहुत तेजी से लॉ बन रहा है, और इससे क्या है ना कि पार्लियामेंट बस नाम की पार्लियामेंट बन जाएगी, बस एक रबर स्टैंप हो जाएगी कि हाँ भाई ये पार्लियामेंट से पास हो गया। एक्चुअली में जो काम है डिलिब्रेशन का पार्लियामेंट का, वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है, जुडिशरी कुछ कर सकता है। अब जुडिशरी क्या कर सकता है, दो तीन पॉइंट्स ही मैं आपको बताऊंगा जो जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में जो बिल्स हैं वो वॉइस वोट से पास होते हैं। तो अगर मान लो वॉइस वोट से कोई बिल पास हो रहा है, तो बिल सामने रखा जाएगा, 15 मिनट भी नहीं मिलता लॉ मेकर्स को बिल पढ़ने के लिए। ओवरऑल स्पीकर या चेयरमैन खड़ा होगा और बोलेगा कौन लोग इसके फेवर में है। जो फेवर में बोलेंगे आईएस, जो फेवर में होंगे नहीं है वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे नाएस। तो आईएस बोलने वाले अगर ज्यादा हुए नाएस से, तो बिल को पास मान लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल काउंटिंग तो यहाँ पे नहीं हुई ना, तो पूरे चांसेस है कि हो सकता है गलत तरीके से बिल पास हो जाए। क्योंकि वॉइस वोट में हम एक्चुअली में एक्जैक्टली परफेक्टली पता नहीं कर सकते कि कितने लोग फेवर में और कितने लोग अगेंस्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो अंडर आर्टिकल 100 ये जो वॉइस वोट से बिल पास हो रहे हैं, इस पे कभी कभी क्लैरिटी नहीं आ पाती कि भाई ये क्लियरली पास हुए या नहीं हुए। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। जैसे राज्यसभा में जब ये फार्म बिल को पास किया गया वॉइस वोट से, तो काफी बवाल हुआ। डायरेक्ट ओब्रायन खड़े होकर माइक वगैरह तोड़ने लगे, उन्होंने बोला कि भाई वोट्स को रिकॉर्ड करो, बट सरकार ने सीधे सीधे वॉइस वोट से चीजें पास कर दी। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके जबरदस्ती सरकार को बोलती कि भाई प्रॉपर वोटिंग कराओ, वॉइस वोट से चीजें ना कराओ, तो एक प्रॉपर वोटिंग पैटर्न के तहत चीज पास हो सकती थी, और तब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती। बाद में आप देखो फार्म बिल्स को लेकर कितना बवाल हुआ है इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकती है, अंडर आर्टिकल 100 जब वॉइस वोट से चीजें हो रही हैं और वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके सरकार को बोले कि नहीं भाई प्रॉपर वोटिंग कराओ, तुमने वॉइस वोट से कराया है, जो पास वो सही नहीं है। दूसरा, आधार केस में हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और केस में ये बोला गया कि भाई आधार बिल को आप मनी बिल बोल के पास करा रहे हो, ये सही नहीं है। तो ये जो मनी बिल की परिभाषा दे रखी है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मनी बिल्स में जितने एग्जैक्ट प्रोविजंस दे रखे हैं, अगर उस प्रोविजन के बाहर की कोई भी चीज को मनी बिल की तरह अगर पार्लियामेंट में पास कराया जा रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे जुडिशरी को यहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और सरकार को रोकना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ओवरऑल आप कह सकते हो कि जुडिशरी इंटरवीन करके सरकार को रोक सकती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन केस है 2013 का सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे क्या हुआ कि सरकार ने बोला कि भाई होटलों में जो डांस वगैरह के वो है ना, डांस वगैरह प्रोग्राम, वो 5 स्टार होटल में तो चलाए जा सकते हैं, बट 3 स्टार होटल या उससे कम में नहीं चलाए जा सकते। जब सरकार ने ऐसा बोला तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों भाई, आप 5 स्टार होटल में डांस प्रोग्राम चला रहे हो, अलाउ कर रहे हो, और 3 स्टार होटल उससे नीचे नहीं अलाउ कर रहे हो, क्यों? तो यहाँ पे सरकार ने लॉजिक दिया कि सर देखिए क्या होता है ना कि 3 स्टार होटल उससे नीचे वाले होटल्स में प्रोस्टिट्यूशन और ट्रैफिकिंग जैसी चीजें होती हैं, और 5 स्टार होटल थोड़े क्लासी होटल्स होते हैं, वहां पे ये सब चीजें नहीं होती। तो इसलिए हम 5 स्टार होटल में चीजें अलाउ कर रहे हैं, 3 स्टार होटल उससे नीचे अलाउ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं हो पाएगा। अगर आप नियम कानून बना रहे हैं तो वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप डांस अलाउ कर रहे हैं तो सारे होटल्स में अलाउ करो, नहीं अलाउ कर रहे हो तो किसी भी होटल में अलाउ मत करो। तो तुम 5 स्टार होटल में अलाउ कर रहे हो
और 3 स्टार उससे नीचे के होटल में अलाउ नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं ऑथर ने, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को चेक कर सकता है, उसको और इवॉल्व कर सकता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है तो यहाँ पे एक लड़ाई की सिचुएशन बन जाएगी। तो इस केस में एक मतलब अच्छा व्यू पॉइंट दे रहा है ऑथर ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट से पास हुआ और वो प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे गड़बड़ है, मतलब उसमें प्रॉपर तरीके से वोटिंग नहीं हुई, बहस नहीं हुई, डिलीबरेशन नहीं हुआ है, तो उसको प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दे और भारत सरकार को बोले कि भाई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। अभी क्या है कि जब आप बिल को सब्सटेंसिव ग्राउंड पे, किसी पॉलिसी ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हो तो चीजें अलग होती हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बिल को सब्सटेंसिव ग्राउंड पे गलत ना बोल के प्रोसीजरल ग्राउंड पे बोलना, आप बोलोगे सर आप सब्सटेंसिव ग्राउंड पोजिशनल ग्राउंड बोल रहे हो, मतलब क्या है इसका? सब्सटेंशियल ग्राउंड मतलब कि बिल के किसी क्लॉज में प्रॉब्लम है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट वॉलेट कर रहा है, कुछ और कर रहा है। प्रोसीजरल ग्राउंड मतलब कि जिस प्रकार से आपने उस बिल को पास कराया वो तरीका गलत था। तो अगर बिल को पास कराने का तरीका गलत है तो उस तरीके को सही कर लो। तो ओवरऑल बिल अगर गलत तरीके से पास हुआ है तो उस गलत तरीके को नलीफाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और पार्लियामेंट से बोल सकता है कि वही बिल पास करो लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से बिल को पास करा के डिलीबरेशन करके पास करो। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। बट अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करने पे आया तो भैया जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की जो बहस है ना, ये नए प्रोपोर्शंस ले लेगी। और ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी में जो दो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं वो भयंकर तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं आगे कितनी चीजें इवॉल्व हो पाती हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो कि सीजीआई एनवी रमन्ना साहब का बोलना है। एनवी रमन्ना साहब को बोलना है कि पार्लियामेंट को अपने आप को इनर तरीके से रिफॉर्म करना पड़ेगा। अंदर से जो पार्लियामेंटेरियंस है, सरकार है, उनको सोचना पड़ेगा कि भाई हमें प्रोसीजरल तरीके से चीजें करनी, ज्यादा डिलिब्रेशन करना है। हम बाहर से जबरदस्ती करके सरकार को फोर्स कर पाए ऐसा काफी मुश्किल है। ये बात साफ साफ एनवी रमन्ना साहब ने बोली है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं तो डेफिनेटली बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।